हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर 24 फरवरी के लिए हिंदी का जी हाँ पूरे पेपर का जो सॉल्व लेकर आया हूं। और मजा आएगा सर, वीडियो एकदम तगड़ा होने वाला है। पूरा वॉच करिएगा, एकदम तगड़े से सर शेयर करिएगा, दबाकर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। और हाँ, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो। चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। कल से भैया बिहार बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई 1 जनवरी से, बट यूपी बोर्ड की परीक्षा भी 24 फरवरी शुरू होने वाली है। और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 से लेकर आपका कल से लेके 8 तारीख तक आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं यूपी की शुरू हो जाएंगी। ठीक, टेंशन नहीं लेने हैं। तो सर यहाँ पे आपका 2025-24 फरवरी के एकदम 100% छपने वाला गुरुदेव क्या है पेपर है। हाँ, अब हम दे लाइव भी करवा देंगे, पूरा आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। 302 CW एकदम गेस वाला पेपर कोड है छपने वाला। 100 नंबर का पूर्णांक होने वाला है सर। पास होने के लिए 33 है, लेकिन गुरुदेव 33 का क्या करेंगे, हमें तो 100 में 100 चाहिए, है नहीं। और 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, टाइम रहेगा। इधर 102 वाला पेपर कोड मत डालेगा, लगा गुरुदेव हम यही डाल देंगे, ये डाल देंगे। नहीं बेटा, इधर डालना है 302 CW, ये वाला पेपर कोड होता है। एक चीज और, मैंने आपके लिए कुछ चीज दिया है, मन होगा तो लीजिएगा, लेकिन लेना जरूर। महाभारत बैच मात्र 100 रुपए में। यार एक बार झांक के जाइएगा, पेपर से जैसे कल है तो आज एक बार झांक के जाइए, क्योंकि मैंने वहाँ पे गेस्ट पेपर सेट बनाए हैं। ऑल सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट से हैं या फिर है आप साइंस से, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार झांक लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। चलिए सर, यहाँ पे आपका प्रारंभ के जो 15 मिनट है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित रहे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला करिएगा क्या रहेगा, खंड क रहेगा, क्योंकि 50 अंकों का क्या रहेगा, डिवाइड रहने वाला है। 50 अंकों का क्या रहेगा, डिवाइड रहने वाला है। यहाँ पे पहला है आवारा मसीहा के लेखक है भैया। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर किसके भैया, आवारा मसीहा के लेखक है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है गुरुदेव, लाला श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास जी जो है, ये संयोगिता स्वयंवर के क्या है सर, ये रचनाकार हैं। ठीक, अगला है इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी हैं, यह हमारे इंदुमती कहानी के लेखक हैं। अगर पेपर में आ जाए इंदुमती किस विधा की रचना है, ध्यान देना, पेपर में आ जाए किस विधा की रचना है करेजा, तो आप सीधा बताना ये एक कहानी है। क्या है, कहानी है। तो इंदुमती किस विधा की रचना है, यह एक कहानी है। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। ये पेपर में ध्यान देना, पेपर में ध्यान देना करेजा। अगला है यहाँ पे भैया, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। कामायनी कौन है, जयशंकर प्रसाद। कामायनी, कामायनी के लेखक भी कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद है। खूब पेपर में आता है। ठीक, कौन है, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार भैया कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगर पेपर में जाए स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, चलिए बताइए, स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, तो विधा बोले तो भैया नाटक है। क्या है, नाटक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मृगनयनी, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा है। और हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है भैया, अज्ञे जी की। हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है, अज्ञे जी की है। अगला यहाँ पे खवाला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी कौन, प्रेमघन कौन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के क्या है सर, संपादक है। अगला है प्रयोगवादी कवि है। देखिए भैया, जो प्रयोगवादी कवि हैं वो अज्ञे जी हैं। ना महादेव वर्मा है, ना सुमित्रानंदन पंत है, ना डॉक्टर नगेंद्र है। तो कौन है भैया, अज्ञे जो है यहाँ पे प्रयोगवादी क्या है, कवि है, प्रयोगवादी कवि है। अगला प्रश्न यहाँ पे, छायावाद काल का काल है। का काल मतलब का समय है, कौन समय है, 1919 से 1938 तक जो था वो छायावाद था। 1919 से शुरू हुआ था और 1919 से 38 तक ये हमारा क्या था जी, छायावाद था। और प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या था भैया, वो साम्यवाद था। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या था, साम्यवाद था। उसके बाद आपके पेपर में आएगा गद्यांश। भैया ट्रिक से यार, अप्रोच से, कल मैंने आपको दिया था ना, कल मैं आपको समझाया था ना बेटा, क्या समझाया था कि आप गद्यांश कैसे पहचाने। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कि गद्यांश पहचानने का तरीका, जब तक आप पहचानने का तरीका नहीं कर पाएंगे ना, जान पाएंगे, तब तक इसको नहीं कर पाएंगे। तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। ये गद्यांश 10 नंबर का है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, मैं चैलेंज देता हूँ बोर्ड एग्जामिनर को कि ये डालिए, आप करके आएंगे, वो दे यार, करके आएंगे जब
चैनल को ठोको यार, सब्सक्राइब करो यार, पता नहीं क्या किसका वेट कर रहे हो अब किसका वेट कर रहे हो? और एक लाइक कमेंट जरूर प्यार से करिएगा, प्यार से करिएगा दबा कर। गुरुदेव एकदम जहरीला वाला दे रहे हैं एकदम, समझाएंगे ऐसा भूलेंगे नहीं कभी। देखिएगा है क्या यहाँ पे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समग्र राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित पुष्पित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना क्या है? आवश्यक धर्म है। ठीक। सबसे पहला प्रश्न कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? अब भैया जहां पे आवश्यक कर्तव्य दिखाई देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मां आवश्यक धर्म है या यहाँ पे आवश्यक कर्तव्य है। एक आवश्यक धर्म है, एक आवश्यक कर्तव्य, बट आवश्यक कर्तव्य है। क्या आवश्यक कर्तव्य है? क्या आवश्यक कर्तव्य है? पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। दैट्स द आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि सर राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। अगला है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? ठीक। तो यहाँ पे सर जी किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने क्या बोला है सर? निर्मूल कहा है। तो यहाँ पे देखिए निर्मूल कहाँ पे शब्द है? यहाँ पे है। ये भैया निर्मूल शब्द है यहाँ पे। तो बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वो क्या होती है सर? निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह क्या होती है? निर्मूल होती है। दैट्स द आंसर। क्लियर वाला सर क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, आप सीधा लिख देंगे कि लेखक ने पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ने वाली राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है। अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? अब सच्चा अर्थ कहाँ पे है? तो सीधा यहाँ पे बोलेंगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो ये सच्चा अर्थ कहाँ पे है? ये देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समग्र राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इस प्रकार से आप आंसर ढूंढ ढूंढ के करेंगे ना, तभी मजा आएगा सर करने में, तभी मजा आएगा। तो यहाँ पे करेंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समग्र राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। दैट्स द आंसर। अगला यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। भैया रेखांकित वाक्यांश कहाँ से कहाँ तक है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं भैया। ये जो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतनी राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित पुष्पित होगा। भैया पल्लवित होगा, बट कभी कभी पुष्पित भी जोड़ देगा। आपको इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, एक दो लाइन हो गया, आपको पूरा नंबर मिलेगा। राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक पृथ्वी की जड़ों से जुड़ी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अधिक फैलाव होगा और लोगों के बीच नई आशा का क्या होगा? संचार होगा। दैट्स द आंसर। उसके बाद यहाँ पे है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो जो पाठ का शीर्षक लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप लिखेंगे और लेखक का नाम वासुदेव अग्रवाल। बट सर मैंने कैसे बता दिया कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? आप देखेंगे जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको भूमि शब्द दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? फिर भूमि शब्द दिखाई दे रहा है। भूमि छोड़ो, राष्ट्र डायरेक्ट आ गया, तो राष्ट्र का स्वरूप है यार। दैट्स द आंसर। और कुछ भी नहीं करना। अगर ठोको भैया चैनल को सब्सक्राइब। अब क्या ही चाहिए? एकदम तगड़े वाले प्रश्न दे रहे, एकदम वायरल बात। गेस वाला पेपर दे, पेपर छपेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, सिंही अब नहीं हा गोमुखी गंगा, हौ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब ले सुन ले तुमने स्वयं अभी निहन माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी मैया। फिर दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? जब आपको दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है शब्द दिखाई दे, तो कैकेयी अनुताप से लिया गया है। उसके कवि जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। ये दिमाग में भर लो, ये दिमाग में भर लो। याद करने का तरीका है, तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? प्रस्तुत पद्यांश में राम और माता कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। अगला यहाँ पे है भैया कि पाठ का शीर्षक, रचयिता का नाम। तो पाठ का शीर्षक भैया मैंने बताया ना, कैकेयी का अनुताप
और रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दैट्स ऑल मैटर। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या होता है, इसी का हिंदी लिखना होता है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैकेयी को अपने किए गए पश्चाताप है और वह अपने दुर्बलता को प्रकट कर रही है, पर अबला है उसके लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त होगा। अगला है घर लौट चलने के लिए कौन सा किससे आग्रह कर रहा है भैया, तो कैकेयी श्री राम से घर लौट चलने के लिए आग्रह कर रही है। फिर यहाँ पे है सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, तो सिंघनी होगा, और गोमुखी गंगा का अर्थ गौ के मुख से आकर गंगोत्री का अवस्थान जहां से गंगा निकलती है, बस वही है। अगला यहाँ पे क्या भैया, आपका 5 नंबर वाला तगड़ा टॉपिक भैया, तैयार कर लेना, बाद मत बोलना गुरुदेव नहीं बताए। क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर करना है। क्या भैया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरग्वाल और मोहन राकेश। कौन भैया, मोहन राकेश। तो यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का करना है। क्या भैया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे तथा उत्तर प्रदेश सरकार का हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 19 मई 1979 को हिंदी साहित्यकार का यह उज्जवल नक्षत्र अस्त हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन से, तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, सूरदास, कालिदास की लाली योजना, कबीर, साहित्य सचर, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा, चार लेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा इत्यादि इनके सर क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला यहाँ पे ख वाला है, क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर करना है। पहले भैया रामधारी सिंह दिनकर, दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे भैया, कौन लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। तो लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्गम अग्नि रेखा खींचने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ और अंग्रेजी शासन और उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में भी सरकार और शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी साहित्य साधना में निरत रहे और युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से व्यथित हुए तिरुपति के देव विग्रह में अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 1974 में मद्रास में परलोकवासी हो गए। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी भैया, नोट कर लीजिए। प्रमुख रचनाएं में रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र, सांध्यनी, सीपी और परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग, धूप छाव, रश्मि रथी, नील कुसुम। ठीक, अब अगला लिखेंगे यहाँ पे 6ठा नंबर, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए 80 शब्दों में अथवा पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फिर यहाँ पे भैया ये करवा दिए हैं, आप जाइएगा, एक आपको मिल जाएगा बैच, यूट्यूब पर ही है, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है परिवर्तन बैच, वहां पे ये पूरा मैंने करवा दिया। ठीक, 100 गणित खंड काव्य मैं आपको जारी कर दिया हूँ, ये मैं करवा दूंगा आपके जिले के अनुसार, आप अपने अपने जिले के लिख दीजिए कमेंट में। राम मुक्ति यज्ञ, श्रवण कुमार, सत्यजीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त। तो ये भैया आपको हम अपने जिले के अनुसार करवा देंगे, 1 शॉट में लाइव लेके आएंगे भैया, 1-2 घंटे में जितना भी टाइम लगेगा पूरा सब धुआं कर देंगे, आपको जोड़ेंगे लाइव और पूरा एकदम तोड़ेंगे 1 शॉट वीडियो। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चैनल को यार सब्सक्राइब ठोको यार, कर नहीं रहे बेटा, कर लो, अभी कर लो, टाइम है। ठीक, उसके बाद खंड ख आएगा, खंड ख जो आएगा 50 अंकों का करेजा रहने वाला है। क्या है यहाँ पे 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए 7 नंबर का, धनुयम भारतवर्ष यत्र समूल सती से लेकर कहां तक भैया यहाँ पे भाषात तत्व विधि तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर इसका अनुवाद लिखेंगे। संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से उद्धृत लिया गया। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन पवित्र करने वाली, अच्छे भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली देववाणी संस्कृति शोभायमान है,
विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है और यह भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है और इसी भाषा में हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ख वाला है। क्या यहाँ पे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। क्या है यहाँ पे काव्य शास्त्र विनोदेन विनोदेन से लेकर कहाँ तक है, कलहेनुमा तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नान सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। इसका भैया प्रसंग लिखना होगा, लिख सकते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के जीवन शैली को दिखाया गया है। व्याख्या बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय व्यसन, निद्रा और कलह में व्यतीत होता है। उसके बाद यहाँ पे 9वां है भैया, क्या यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। श्री गणेश करना, दांतों तले उंगली दबाना, होनहार वीर बलवान के होत चिकनी पात, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे, श्री गणेश करना अर्थात आरंभ करना वाक्य प्रयोग, कोई शुभ दिन देखकर किसी शुभ कार्य का श्री गणेश करना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा वाला, क्या है, दांतों तले उंगली दबाना यानी कि हैरान हो जाना वाक्य प्रयोग, रणभूमि में अभिमन्यु का पराक्रम देखकर कौरवों ने दांते तले उंगली दबा लिया। होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात अर्थात हम लिख सकते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ में दिखने लगते हैं। वाक्य प्रयोग, लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और नी बचपन में ही दिख गए थे और होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात वाली कहानी उनके चितार्थ करती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है वाक्य प्रयोग, रमेश अगर तुमने चोरी की है तो जेल जाना पड़ेगा क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद अपठित गद्यांश 1 शॉर्ट में करवा दूंगा, इसकी चिंता मत करना, आज ही इस पर वीडियो आ जाएगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे हल करना है। ठीक, उसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ अध्ययन करके लिखिए। द्रव और द्रव्य, तो द्रव मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, द्रव्य मतलब धन होता है। कटिबंध, कटिबद्ध, कटिबंध मतलब क्या होता है भैया, करधनी, कटिबद्ध मतलब क्या होता है, तैयार होना। ठीक, उसके बाद अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अर्क मतलब सूर्य और मदार, बीज मतलब ब्राह्मण और पक्षी दांत, अक्षर मतलब अखंड चावल का दाना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ग वाला है, क्या है यहाँ पे, किन-किन वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। अभी-अभी स्नान किया हुआ क्या कहलाता है, सदा स्नात कहलाता है और जिसे क्षमा किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षम्य बोलते हैं। तो यहाँ पे घ वाला है, क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, यानी कि स्त्री और पुरुष जा रहे हैं। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। अध्यापक महोदय कक्षा में हाँ, पढ़ा पढ़ रहा है, यहाँ लिख सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। पुत्री पराया धन होता नहीं, पुत्री पराया धन होती है। उसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 12 करुण अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। वे करुण रस लिखेंगे, वीर रस वाला तैयार कर लीजिए। करुण रस क्या होता है, करुण रस का लक्षण मतलब की परिभाषा, तो शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, शीस पगा न झका तन पे प्रभु, जाने को आहि बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी अरु पाए उपनाह उपनाह की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक लखी रखी किसी वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। उसके बाद यहाँ पे ख वाला जो है वो है आपका यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण, यानी कि परिभाषा और उसका उदाहरण देना है। तो आप लिखेंगे यमक अलंकार का लक्षण, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, उसका अर्थ बार-बार अलग-अलग निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनक तिसौनी मादकताधिका, या खारा खाए बौरा जगवा खाए बौरा। उसके बाद ग वाला यहाँ पे क्या है भैया, कि दोहा अथवा चौपाई छंद का परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो भैया चौपाई का छंद लक्षण क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, तो यह सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में क्या होता है, 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए, बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरचु सुवास रस अनुरागा, अमी मुरिमय चूरन चारु, सम्मन सकल भव रूप परिवारु। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे 13 नंबर वाला, देखिए क्या है यहाँ पे, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के पद के रिक्त पद अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा डाकुओं के आतंक को दूर करने के लिए जनपद के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर में सेवा में, इसी पे हम लोग पत्र लेखन कर रहे हैं, ठीक ना।
सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट। विषय डाकुओं के आतंक के संबंध में शिकायती पत्र। उसके बाद लिखे महोदय सादर अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के मानीपुर क्षेत्र में बलात्, चोरी, छिनौती और गुंडागर्दी जैसी घटनाएं में वृद्धि हो रही है, जिससे क्षेत्र के सामान्य जन डरे हुए और सहमे हुए हैं। क्षेत्रीय थाना भी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन करता है कि उपयुक्त मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, फिर यहाँ पे जन जन प्रतिनिधि मानीपुर चित्रकूट और इसके बाद आपका खत्म, आपका पक्का हो जाएगा नंबर। उसके बाद आपका आएगा भैया निबंध लेखन। मैंने निबंध लेखन 3-3 सेट करके करवा रहे हैं, जो कि महाभारत बैच मिल जाएगा आपको, अगर आप लिए हैं तो आप पूरा हो गया है, ठीक है ना? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और टेलीग्राम पे सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ परिवर्तन बैच मैंने और 3-3 सेट करके करवाया भी है। तो आप निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण निवारण, वृक्षारोपण की उपयोगिता, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए और मेरा प्रिय कवि। तो ये भैया तैयार कर लीजिएगा, 9 नंबर का है। तो ये रहा आपका जवाब, बहुत तगड़ा वाला पेपर 24 फरवरी के लिए तैयार कर लीजिएगा। पूरा मैंने सॉल्व भी यहाँ पे दिया है, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, बाकी मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा बोर्ड एग्जाम का। आराम से मस्त जाइएगा, 24 को बोर्ड परीक्षा देकर आइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।